Only one man could have made this film, and only one man can bring it to you tonight. I think you can use the word genius when it comes to Chris Nolan. He's really is a genius. क्रिस्टोफर नोलन 21वीं सदी के सबसे सेलिब्रेटेड डायरेक्टर्स में से एक। आज के दौर में जहां स्टूडियोज ज्यादातर पहले से एस्टैब्लिश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर बने मैसिव टेंट्रिपल फिल्म्स पर निर्भर हैं, नोलन एक रिमार्केबल आउटलाइनर की तरह खड़े होते हैं। Conceptually, he's able to realize things on screen, actually put them up there in a larger and more awe-inspiring scope than any other director that I know. Chris approaches these films, I think, in a way that's very different than most people or most studios approach these films. उनकी फिल्में अक्सर philosophical concepts और intricate narratives को explore करती हैं। I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. Each film you take on, at whatever scale it's played out at, it's a couple of years of my life. पर आखिर वो क्या चीज है जो उन्हें इतना खास बनाती है? And the award goes to Christopher Nolan. Christopher Nolan. Christopher Nolan. वो कैसे हमें क्यूरियस बनाते हैं? I would do any movie that Chris Nolan directed. और कभी-कभी कंफ्यूज्ड भी। Did it ever feel like this is going to be complicated for the audience? It's like, you know. और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है वो सबसे हटकर? Here we go. Chris Nolan is a visionary filmmaker. He's really is a genius. 3 of top 10 most discussed movie of last 20 years को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, और फिर भी ऑल ऑफ देम फील डिफरेंट। बट हाउ? वो कैसे आपके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं और अपनी दुनिया में आपको खींच लेते हैं? क्या ये उनका माइंड बेंडिंग स्टोरी टेलिंग है या उनका अनपैरेलल्ड फिल्म मेकिंग? फ्रॉम मेमेंटो टू ओपेनहाइमर, आई हैव नोटिस्ड सम पैटर्न जो वो यूज करते हैं एक मास्टरपीस बनाने के लिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उनके सारे सीक्रेट्स जान जाएंगे। साथ ही आप ये जान पाएंगे व्हाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। We all know Nolan's storytelling and filmmaking style unique है, but who influenced him? क्या है उनका पास्ट? Well, क्रिस्टोफर का जन्म क्रिएटिविटी और एडवेंचर में हुआ था, क्योंकि उनके फादर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाते थे, जबकि उनके अंकल जॉन और आंट किम एक्टर थे ब्रिटिश टीवी में। एट द एज ऑफ 6 ईयर उन्होंने स्टार वार्स देखा, जिसके बाद वो सिनेमा के प्यार में पड़ गए। बाय द एज ऑफ 7 ईयर उन्होंने डायरेक्टिंग शुरू कर दी। लेकिन एक और फिल्म थी जिसने उनकी डायरेक्शन स्टाइल को शेप, वो थी स्टैनली क्यूब्रिक्स 2001 स्पेस ओडिसी, जिसने उनको फिल्म मेकिंग करियर बनाने के लिए कन्विंस किया, और इसी तरह हमें उनका फर्स्ट डेब्यू मिला दी फॉलोइंग। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक शॉर्ट मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था डूडलबग, जहां वो रिकरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और एक बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी देते हैं। इसमें हम एक इंसान को देखते हैं जो पूरी तरह डिस्टर्ब्ड है और एक बग को मारने की कोशिश कर रहा है, और हमें पता चलता है कि वो बग वो खुद ही है। सिर्फ 3 मिनट में नोलन ने हमें एक ऐसा इंटरेस्टिंग आइडिया दिया जिसके बारे में आप घंटों तक सोच सकते हैं। उसके बाद आई उनकी डेब्यू फिल्म फॉलोइंग, जो बनी थी मात्र $6000 में, क्योंकि मूवी का बजट बहुत छोटा था और वो एक्सपेंसिव लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करने का डिसाइड किया। ये मूवी वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ शूट की गई थी और उनके करियर का हॉलमार्क बन गया नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए। लेकिन उन्हें एक मेजर सेटबैक मिला। कोई भी स्टूडियो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं उठा रहा था, लेकिन क्रिस ने डिसाइड किया अपने पिक्चर को रोटरडम फॉर फिल्म फेस्टिवल ले जाने का, और विद इन अ मंथ उन्होंने स्लैम डांस फिल्म फेस्टिवल में फॉलोइंग को शो किया, जहां नेक्स्ट वेव फिल्म्स ने तुरंत राइट्स खरीदने का ऑफर दिया। एंड दैट्स हाउ द फॉलोइंग मूवी मेड $48,482, और इस तरह उनका करियर शुरू हुआ। और इसके बाद हमने उनकी नेक्स्ट मूवी देखी, मेमेंटो। Some even say that it's their favorite film of all time and Nolan's best. फिर Insomnia, Batman Trilogy, Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer. Notice how each movie has a different genre. So how does he pull off these different genres and give blockbuster? Christopher Nolan सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं, he's architect of modern blockbuster. Let's start with Batman. 2005 में उन्होंने हमें एक ग्रिटी और सबसे ग्राउंडेड सुपर हीरो मूवी जो हम कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये 2008 में आई दी डार्क नाइट थी, जिसमें उन्होंने ट्रूली रीडिफाइन किया जॉनरा। क्यों? 3 रीजन दैट स्टैंड्स आउट। पहला, नोलन ने हमें एक टिपिकल सुपर हीरो नहीं दी, उन्होंने फ्लॉड ह्यूमन सुपर हीरो दिया। दूसरा, द डार्क नाइट डीपली डाइव करता है ह्यूमैनिटी की मोरल कॉम्प्लेक्सिटी में। रिमेंबर दोस चिलिंग लाइन? इट पुट्स अ क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी, आर वी रियली ह्यूमन और जस्ट एनिमल?
फिर आता है इंसेप्शन। ये मूवी स्टोरी टेलिंग नॉर्म्स को तोड़ के रख देती है। Our editor nailed it. It's perfect blend of an abstract idea, stunning cinematography and an emotional, compelling story. और सच बताओ, जब इंसेप्शन खत्म हुआ तब कितने दिनों तक ये आपको हॉन्ट करता रहा? 2 days, 3 days? मैं तो याद करता हूँ कि मैंने हर YouTube वीडियो देखा जो मुझे मिल सकता था, सिर्फ उस स्पिनिंग टॉप को समझने के लिए। और आपने भी यही किया होगा, राइट? लेकिन नोलन यहाँ नहीं रुके। इंटरस्टेलर took things to another level. एक साई-फाई मूवी with an emotional roller coaster. Who even thinks of that? ये हमें रुला गया और हम सब ने गूगल किया था कि what's inside the black hole. मूवी देखने के बाद लिटरली ब्लैक होल को समझने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे बस यह पता चला कि मैं नोलन नहीं। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इंटरस्टेलर एक परफेक्ट ब्रिज था आर्ट और साइंस के बीच। इंटरस्टेलर के बाद हमने सोचा कि नोलन सिर्फ एक साई-फाई मूवी बना सकते हैं, लेकिन गेस व्हाट, उन्होंने एक वॉर मूवी बनाई। हमें फिर से गलत प्रूव कर दिया। जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये था कि अनलाइक टिपिकल वॉर मूवी फिल्ड विथ मोनोलॉग और पैट्रियोटिक स्पीचेस, डंकर्क एक्शन और साउंड पे रिलाई करता है। ये मूवी सोल्जर्स के इमीडिएट सर्वाइवल पे फोकस करती है, ना कि ग्रैंड स्ट्रेटजी और हिस्टोरिकल एक्सपोजिशन। डंकर्क अवॉइड ग्लोरीफाइंग द वॉर, ये सर्वाइवल के स्ट्रगल की कहानी है। और जैसे हम जानते हैं नोलन को CGI पसंद नहीं, सो ऑल द बॉम्ब सीन रियल एक्सप्लोसिव से क्रिएट किए गए थे विजुअल इफेक्ट के जगह। और वो वास्ट क्राउड सोल्जर्स की जो आप देखते हैं कार्डबोर्ड कटआउट्स थे टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ थाउजेंड्स। डंकर्क का हर एक डिटेल रियल लगता है क्योंकि नोलन डिमांड्स इट टू बी रियल। अगेन एंड अगेन नोलन ने हमें गलत प्रूव किया है और सक्सेसफुली हर मूवी में एक अलग फीलिंग डिलीवर करते हैं। But now let's reveal how this magician show a new trick with every new movie. और इसके लिए मेरे पास 3 points। उनका पहला मेन वेपन है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। नोलन का टाइम का ऑब्सेशन सिर्फ एक गिमिक नहीं है, इट्स अ नैरेटिव टूल। उन्होंने ये ट्रिक अपनी पहली मूवी से ही यूज किया है और मेरे लिए मेमेंटो वाज परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। आई मीन सुनो कैसे वो अपनी मूवी नरेट करते हैं। That's basically the end of the movie. This stuff is the black and white stuff, and this is running backwards as a series of jumps. We cut between the two the whole way through. Scene here, scene there, and they meet towards the end of the film. From starting, Nolan had this obsession with time. Well, you know, people very often ask me why am I interested in time? I say, well, because I've always lived in it. We feel very trapped in it. नोलन का एक स्टोरी को अप्रोच करने का तरीका बहुत प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होता है। वो हर स्टोरी को एक तरह के पजल में डालते हैं और फिर धीरे धीरे एवरी पीस कंप्लीट्स द पिक्चर। फाइनल पिक्चर के कई वेरिएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैसे व्यूअर मूवी को देखता है। क्रिस की मूवीज को इतना डिफरेंट बनाने वाली दूसरी ट्रिक है उनका डेडिकेशन टू रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी। नोलन ट्राइज टू बी एज नेचुरल एज ही कैन, चाहे वो हो बिग IMAX कैमरा यूज करना या लाइटिंग का मैटर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पता है कि वो CGI को कितना हेट करते हैं, जो उनका थर्ड मैजिक ट्रिक है, चाहे एक पूरी बिल्डिंग ब्लो करना हो या एक रोटेटिंग रूम बनाना हो। बैटमैन में ही लिटरली ब्लू अ बिल्डिंग जस्ट फॉर इट टू बी रियल, चाहे ओपेनहाइमर का ट्रिनिटी टेस्ट एक्सप्लोजन हो। सब कुछ विदाउट CGI। नोलन का कमिटमेंट टू रियलिज्म अनपैरेलल्ड है। बट दैट्स नॉट वेयर ही स्टॉप। सिर्फ एक फिल्म को विजुअल मास्टरपीस बनाने तक बात नहीं रुकती। ही ऑल्सो नोज हाउ टू टैप इनटू द फीलिंग्स ऑफ व्यूअर्स। क्रिटिक्स अक्सर नोलन को इमोशनली कोल्ड होने का इल्जाम देते हैं, पर मोमेंट्स लाइक कॉप्स गुड बाय टू मेल इन इंसेप्शन या कूपर का हार्ट ब्रेक इन इंटरस्टेलर प्रूव करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही नोलन के पास है ग्रेट वे ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थीम्स लाइक मोरालिटी, मेमोरी, आइडेंटिटी एंड सैक्रिफाइस। बैटमैन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मोरालिटी को एक्सप्लोर करने का, जबकि मेमेंटो हमें आइडेंटिटी में डीप डाइव कराता है। इन द प्रेस्टीज, मैजिशियन की डुअलिटी मिरर करती है नोलन के रेकरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सैक्रिफाइस। इसी तरह ओपेनहाइमर एग्जामिन द मोरल वेट ऑफ क्रिएशन। But all these moments are incomplete without one thing, और that is sound. उनकी मूवीज के सभी मोमेंट are enhanced by Zimmer's iconic scores, जो हर फ्रेम में इमोशन एम्बेड करते हैं। नोलन खुद भी ये कहते हैं, Each successive film I have done with Hans, I have tried to involve him at an earlier stages. उनके पार्टनरशिप ने रीडिफाइन कर दिया कि कैसे स्टोरीज बिग स्क्रीन पर बताई जाती हैं और एक्सपीरियंस की जाती हैं।
इंटरस्टेलर के लिए जिमर ने स्कोर तब कंपोज किया जब शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी। इस तरह म्यूजिक ने फिल्म में इमोशनल बीट्स को गाइड किया। इन इंसेप्शन ही गेव टाइम। ये ट्रैक कॉब्स की जर्नी का हार्ट कैप्चर करती है। नोलन और जिमर के पार्टनरशिप ने बिल्कुल बदल दिया हमारा मूवीज को एक्सपीरियंस करने का तरीका। बट व्हेन यू आर ऑन द टॉप, आपको कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और नोलन इज नो स्ट्रेंजर टू दैट। एक कॉमन क्रिटिक ये है कि नोलन के कैरेक्टर में इमोशनल डेप्थ की कमी होती है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि उनकी फिल्म्स प्रायोरिटाइज आइडियाज ओवर फीलिंग्स, जिस वजह से ऑडियंस डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। आओ चलो हम इसे थोड़ा क्लोजली देखें। टेक इंटरस्टेलर फॉर एग्जाम्पल। कूपर का अपनी डॉटर मर्फी से गुड बाय कहना सिर्फ एक सीन नहीं है, इट्स अ डैगर टू द हार्ट। उसका अपने फैमिली को छोड़कर ह्यूमैनिटी को बचाने का डिसीजन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसे कोई भी पेरेंट स्ट्रगल करेगा। ओवरऑल डिसीजन आप पे है। आपको क्या लगता है, नोलन ओवररेटेड है या फिर वो रीडिफाइन कर रहे हैं कि हम मॉडर्न सिनेमा से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू यू थिंक?